ये स्टेज ऐसी है जिसमें आपका प्लांट आपको ये देखता है कि अब आप क्या कर रहे हैं उसके लिए। एक छोर पे कितने फूल आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, यानी कि उत्पादन आपका सीधा 1.5 से 2 गुना तक हो जाएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंगन की आधुनिक खेती के बारे में। देखिए सामान्य तौर पर अगर आप 1 एकड़ में बैंगन की खेती करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 125 क्विंटल तक उत्पादन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो बैंगन की फसल से आप 2 से 3 गुना तक एक्स्ट्रा उत्पादन ले सकते हैं। मतलब यही उत्पादन आपका 4 से लेकर 500 क्विंटल तक जा सकता है अगर आप सही तरीके से बैंगन की खेती करते हैं। दोस्तों बैंगन की फसल को लगाना और उसको ठीक तरीके से ग्रो करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब बढ़वार जो है ना बैंगन की वो आपको काफ़ी शानदार मिलेगी अगर आप थोड़े से खाद उर्वरक डाल देंगे। ज़मीन अगर आपकी चाहे हल्की है फिर भी मतलब काफ़ी शानदार तरीके से वो ग्रो कर लेगा। क्यों? क्योंकि बैंगन की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं, बाकी फसलों के मुकाबले काफ़ी शानदार तरीके से फैलती है। ऊपर से भी आप अगर कोई भी खाद उर्वरक दोगे, देखिए अगर आपने बेसल डोज कम भी डाले हैं, ऊपर से आप जो भी खाद उर्वरक दोगे अच्छे से वो जड़ें ले लेंगी और अच्छे से आपको उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन ग्रोथ के बाद में उत्पादन अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आप पे डिपेंड करता है। तो बैंगन के प्लांटेशन से लेकर और फ्लोरिंग स्टेज तक मतलब कि 40 दिन की अवस्था तक कौन कौन से जरूरी खाद उर्वरक आपको डालने चाहिए और कौन कौन से खाद उर्वरक नहीं डालने चाहिए, और उसके बाद में 40 दिन की अवस्था से लेकर 60 दिन की अवस्था तक, यानी कि जब फ्लोरिंग स्टेज में आपकी फसल पहुंचती है तब से लेकर और 60 दिन तक आपको कौन कौन से जरूरी कार्य करने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप ले सकें। फ्लोरिंग स्टेज में आपका बैंगन आएगा, फूल आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन उन फूलों से फल कितने मिल रहे हैं ये आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। उस पर आपको सबसे ज़्यादा काम करना है, तभी आपको 2 से 3 गुना तक एक्स्ट्रा उत्पादन मिलेगा। यानी कि बैंगन की फसल के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बाकी किसान भाइयों को भी इस तरह की जानकारियां प्रॉपर मिलती रहें। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि खेती से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों इस वीडियो में बिल्कुल कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और ज़रूरी जानकारियां देने की कोशिश करूंगा, सिर्फ ज़रूरी जानकारियां, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन सिर्फ ज़रूरी टॉपिक्स पे ही बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उपयुक्त भूमि के बारे में, यानी कि किस तरह की ज़मीन में बैंगन की फसल से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। देखिए बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी और भारी मिट्टी, यानी कि सभी तरह की मिट्टी में आप बैंगन लगा सकते हैं और हर तरह की मिट्टी में आप अच्छा उत्पादन बैंगन की फसल से ले सकते हैं। अगर ज़मीन कमज़ोर है तो थोड़े खाद उर्वरक हम थोड़े से ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन उत्पादन आप अच्छा निकाल सकते हैं। और ज़मीन के पीएच मान की बात करें तो 5.5 से लेकर 7 तक अगर ज़मीन की पीएच वैल्यू है तो ऐसी भूमि में आप बैंगन की खेती करके और अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। बैंगन की खेती का बिल्कुल सही समय, तो अब जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ये समय बिल्कुल सही है। यानी कि सबसे अगेती खेती जो होती है इसकी वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में आप इसकी अगेती खेती कर सकते हैं। ओपन फील्ड में आप फरवरी और मार्च माह में इसको लगा सकते हैं, बाद में जाके बरसात के सीजन में भी इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ जो समय है ओपन फील्ड के लिए फरवरी का महीना, उसके बाद में मार्च का महीना और अगेती खेती के लिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना। दोस्तों इस समय पे अगर आप बैंगन की खेती कर लेते हैं, यानी कि आप अगेती खेती तो अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फरवरी के पहले सप्ताह में इसका प्लांटेशन कर देते हैं तो काफ़ी अच्छे रेट आपको आने वाले सीजन में मिल सकता है। 30-35 रुपए के एवरेज मंडी भाव इस समय लगाने पर आपको मिल सकते हैं। उत्पादन के बारे में मैंने आपको बता दिया, हालांकि अब तक आपने 100-125 से ज़्यादा उत्पादन नहीं लिया होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में 400 क्विंटल तक आप आसानी से उत्पादन निकाल पाएंगे अपनी फसल से। यानी कहने का मतलब है अगर 20 रुपए के मंडी भाव भी लेके चलें तो लगभग आप ये मानिए कि 4-5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट बैंगन की फसल से कम बता रहा हूँ आपको, इतना प्रॉफिट आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए बात करें अगर इसकी नर्सरी और वैरायटी के बारे में, तो वैरायटी का तो ये है कि जो देसी बैंगन आता है ना, कांटे वाला बैंगन, ज़्यादातर मंडियों में वो ज़्यादा चलता है और उसी के जो भाव होते हैं वो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। देसी बीज आपको खरीदना है, चाहे वो किसी भी आप सीड स्टोर से ले सकते हैं या आसपास के किसान भाइयों से भी आपको मिल जाता है। बाकी आप अपनी मंडियों में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ मंडियों में जो लंबी टाइप का बैंगन आता है वो ज़्यादा चलता है, कुछ एक मंडियों में जो प्लेन बैंगन आता है वो ज़्यादा चलता है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादातर मंडियों में कांटे वाला बैंगन ज़्यादा चलता है
तो उसी का सिलेक्शन आपको करना चाहिए अपनी मंडियों के हिसाब से। दूसरा बात करें अगर नर्सरी की, तो देखिए ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, इसकी नर्सरी डालते हैं और यही तरीका सबसे ज़्यादा सही है। पहले आप नर्सरी डालिए, अगर डाल रखी है तो अच्छी बात है, नहीं डाली है तो अब आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। और उसके बाद में लगभग 25, 30, 35 दिन में, टेम्परेचर पे आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि कितने दिन में तैयार हो जाती है, 30-35 दिन बाद में आप इसका जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। कुछ किसान भाई डायरेक्ट सीड शॉविंग के बारे में पूछते हैं, तो देखिए डायरेक्ट सीड शॉविंग आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसमें आपको रख रखाव ज़्यादा करना पड़ेगा और आपका प्लॉट जो है खाली रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसमें जगह जगह स्पेस रहने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखिए बीज तो कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है किसान भाई, मतलब 200-250 रुपये का अगर आप बीज ले लेते हैं तो 1 एकड़ में आसानी से आ जाता है। तो अगर आप ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो भी दिक्कत है और अगर कम लगाएंगे तो भी दिक्कत है। तो बीज का इश्यू नहीं है, इस वजह से किसान भाई मतलब बीजों की बुआई तो ज़्यादा कर देंगे, कितनी गहराई में जा रहा है, ठीक से गहराई मिल रही है नहीं मिल रही, ठीक से प्रॉपर नमी मिल रही है कि नहीं मिल रही, या फिर जब तक आपका बीज उगेगा उसी के साथ में ज़्यादा खरपतवार तो नहीं निकल आएंगे। तो डायरेक्ट सीड शॉविंग करेंगे तो लगभग 20-25 दिन की अवस्था तक आपकी जो प्लांट है ठीक से ग्रो नहीं करेगा, तब तक आपकी फसल को आपको काफ़ी शानदार तरीके से मतलब निगरानी में रखना पड़ेगा। खरपतवार भी परेशान कर सकते हैं, कितने बीजों का जमाव हुआ है, कितनों का नहीं हुआ है। एक तो आप एक क्यारी का रख रखाव करेंगे, 30-35 दिन अगर आपको नर्सरी का ख्याल रखना है, क्योंकि छोटे प्लांट का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, तो एक तो आप 10x10 का ख्याल रखेंगे, एक आप पूरे एकड़ का ख्याल रखेंगे, तो थोड़ा सा टफ है, तो नर्सरी आप डाल लीजिए। दूसरा किसान भाइयों के सामने क्या परेशानी आती है, नर्सरी का प्लांटेशन कितने दिनों में होना चाहिए। तो देखिए नर्सरी तैयार हो जाती है, मतलब सही समय पर नर्सरी भी डाल देते हैं, लेकिन प्लॉट खाली नहीं हो पाता है, या फिर टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहते हैं तो समय ज़्यादा निकल जाता है, प्लांट काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे, हम प्लांटेशन करेंगे, प्लांट की हाइट ज़्यादा हो गई तो वो ठीक से ग्रो नहीं करेगा, या फिर प्लांट आपका बीच में से टूट जाएगा नीचे मुड़ के, या फिर हवा वगैरह की वजह से, या फिर आपका प्लांट ग्रो होने में भी समय लग सकता है, या ऊपर सीधा चलेगा तो सीधा चलेगा एकदम डंडी चल पड़ेगी ऊपर उसकी, तो ऐसे में क्या होगा, ब्रांचेज नहीं निकलेंगी, कम निकलेंगी, तो ब्रांचेज कम निकलेंगी तो आपको फल फूल कम देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं, ज़्यादातर किसान भाई ऐसा ही करते हैं, ऊपर से प्लांट को तोड़ देना, काट देना। मतलब अगर आपके प्लांट की हाइट ज़्यादा हो गई तो प्लांटेशन करते समय ऊपर से काट दीजिए, उसके बाद में आप प्लांटेशन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका प्लांटेशन एकदम सही जाएगा। और उसके बाद में आप ऊपर से काट देंगे तो नई ब्रांचेज आपको देखने को मिलेंगी, ज़्यादा ब्रांचेज, जितनी ब्रांचेज आपको चाहिए, जितनी ब्रांचेज निकलनी चाहिए उतनी ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें ज़मीन की तैयारियों के बारे में मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, गोबर की खाद के बारे में बता देता हूँ। थोड़ा सा ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपकी ज़मीन का अच्छा होगा तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो 3-4 ट्राली आप गोबर की खाद डाल दीजिएगा, 2-3 बार कल्टीवेशन करके। स्पेस की बात कर लेते हैं, मुख्यतः ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए ज़मीन को अच्छे से तैयार करके खाद उर्वरक, बेसल डोज, रासायनिक खाद उर्वरक वगैरह डाल के उसके बाद में आपको 4-4 फीट की दूरी पे या 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं। बेड की साइज़ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, चौड़ाई 3 फीट और ऊंचाई आधे से 1 फीट तो होनी चाहिए, इससे कम नहीं, आधे फीट से कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेड की साइज अच्छी होगी, जड़ों का फैलाव उतना ही अच्छे तरीके से होगा, उत्पादन उतना ही अच्छा मिलेगा आपको। तो 5-5 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिए, स्पेस मेंटेन रखेंगे तो फल फूल ज़्यादा देखने को मिलेंगे और रोग बीमारियां आपको कम देखने को मिलेंगी। तो 5-5 फीट की दूरी पर बेड बना के जिगजैग आप प्लांटेशन कर सकते हैं, स्पेस भी मेंटेन रहेगा और आपका मतलब जगह भी आपकी खराब नहीं होगी। तो 5-5 फीट की दूरी पर बेड बनाइए, 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च जरूर लगाएं। देखिए प्लास्टिक मल्च से आपके उत्पादन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, खरपतवार को तो कंट्रोल करता ही है। सबसे बड़ा जो इश्यू होता है बैंगन की फसल में वो खरपतवार का होता है। बुआई से लेकर प्लांटेशन के बाद में फ्लोरिंग स्टेज तक अगर आपकी फसल में खरपतवार है तो वो एक दुश्मन का काम करेगा आपकी फसल में, सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी फसल को हो सकता है, रोग बीमारियां भी आ सकती हैं, फल फूल भी आपके काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। तो खरपतवार की रोकथाम के लिए प्लास्टिक मल्च आपको लगाना है। दूसरा, आपकी ज़मीन में टेम्परेचर को बनाए रखने में मदद करता है, चाहे ज़्यादा टेम्परेचर हो चाहे कम टेम्परेचर हो, टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। उसके बाद में गर्मियों में आपकी सिंचाई का मैनेजमेंट भी अच्छे से बना रहेगा, यानी कि बेड के अंदर नमी प्रॉपर बनी रहेगी। तो काफ़ी सारे काम करता है मतलब। और उसके बाद में आपकी ज़मीन में जो ऑर्गेनिक कार्बन है, पिछली फसलों के अवशेष जो है बेड के अंदर थे, वो भी काफ़ी शानदार तरीके से कंपोस्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है प्लास्टिक मल्च से सीधा आपके उत्पादन पे फर्क पड़ता है, तो प्लास्टिक मल्च भी इसमें लगाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। 1-1 फीट की दूरी पे या 1.5 फीट की दूरी पे जिगजैग आप प्लांटेशन कर सकते हैं। अब देखिए प्लांटेशन भी हमारा हो गया, शाम के समय प्लांटेशन करना है, ज़मीन की तैयारियाँ भी काफ़ी अच्छे तरीके से होगी, खाद उर्वरक भी हमने डाल दिए। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम निकाल सकें। क्योंकि ये मैं पहले ही बता
बता चुका हूं, बैंगन को लगाना और उसको ग्रो करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि आपका प्लांट सीधा ना चल पड़े, मतलब एकदम ज़्यादा ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ब्रांचेज ज़्यादा निकलनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होगी फूल आपको उतने ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और फूल भी देखने को मिलेंगे। फूलों को भी आपको बचाना है, फूलों से ही कुछ नहीं होगा, फूलों को बचाना भी है। एक झुंड में 5 फूल दिख रहे हैं, कितने फूल आ रहे हैं? 2 फूल आ रहे हैं, 3 फूल आ रहे हैं, एक में 4 या 5 फूल आ रहे हैं। 5 फूल आ रहे हैं तो उनमें फल कितने लग रहे हैं? 2 फल लग रहे हैं, 1 फल लग रहा है, 3 फल लग रहे हैं, कितने लगने चाहिए? इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लांटेशन के 3-4 दिन बाद में होमिक एसिड का एक ड्रेंचिंग आपको कर देना है, ड्रेंचिंग करना है 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, ये आपको देना है। उसके बाद में फ्लोरिंग स्टेज तक नाइट्रोजन धारी खादों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ किसान भाई यूरिया वगैरह भी डाल देते हैं। बैंगन की फसल में अगर आपने यूरिया का इस्तेमाल किया है तो आपकी फसल में उत्पादन पे सीधा असर पड़ेगा इसका। इसके लिए आपको क्या करना है, होमिक एसिड का एक ड्रेंचिंग कर दीजिए, और एक ड्रेंचिंग आप जो है फंगीसाइड का कर दीजिए, क्योंकि जड़ गलन वगैरह की समस्या आ जाती है कई बार। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो आपका कार्बनडाजिम आता है 50% में, वो ले लीजिए आप, और उसका एक ड्रेंचिंग कर दीजिए। अगर बुआई के समय आपने बेसल डोज में खाद उर्वरक कम काम में लिए हैं, गोबर की खाद भी थोड़ी कम डाली है, और आपको लग रहा है फ्लोरिंग स्टेज से पहले कि यार खाद थोड़ी कम है, फसल ग्रो कम कर रही है, मतलब ग्रोथ अगर आपको कम दिखे, तो आप NPK 19-19 का एक स्प्रे या एक फर्टिगेशन ले सकते हैं। स्प्रे लेंगे तो 80 ग्राम जो है प्रति 15 लीटर की स्प्रे टैंक आती है, उसमें लेना है। और अगर आप फर्टिगेशन कर रहे हैं तो 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप जड़ों में दे सकते हैं। स्प्रे कर रहे हैं तो 2 बार स्प्रे निकाल दें, या एक बार से काम चलता दिखे तो 1 बार कर दें। इससे ज़्यादा आपको नाइट्रोजन धारी खादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आते हैं फ्लोरिंग स्टेज पे, और ये स्टेज हमारी फसल की सबसे मुख्य स्टेज है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा सावधानियां रखनी पड़ेंगी, और इसी में आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। इस स्टेज में अगर आप सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखेंगे तभी आप इससे ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं। यह स्टेज ऐसी है जिसमें आपका प्लांट आपको ये देखता है कि अब आप क्या कर रहे हैं उसके लिए, और मौसम कैसा है, इस पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना है। तो देखिए, इस पे आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो प्लांट की ग्रोथ रेगुलर बनी रहनी चाहिए, ग्रोथ के साथ साथ ज़्यादा ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, रेगुलर ग्रोथ बनी रहनी चाहिए। ग्रोथ बनी रहना अलग चीज़ है, ज़्यादा ग्रोथ होना अलग चीज़ है। तो ग्रोथ बनी रहनी चाहिए, ब्रांचेज कंटिन्यू निकलते रहना चाहिए, मतलब फ्लोरिंग स्टेज में होना क्या चाहिए, फूल आए, फल बने, उसके बाद में ग्रोथ हो, यानी कि डाली आगे बढ़े, फिर फूल आए, फिर फल बने, फिर डाली आगे बढ़े, इस तरह से ग्रोथ रहनी चाहिए, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में ध्यान रखना कि कितने फूल आ रहे हैं, ये आपको मॉनिटरिंग करते रहना, कितने फूल आ रहे हैं, एक डाली पे, एक छोर पे कितने फूल आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, कितने फूल आ रहे हैं। तो 5-6 फूल तो आपको एक छोर पे मिलने चाहिए, 5-6 फूल आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में फल कितने लग रहे हैं, एक छोर पे कितने फल लग रहे हैं। 5 जो झुंड था फूलों का, उसमें 1 फल लग रहा है, या 2 फल लग रहे हैं, या 3 लग रहे हैं, कितने फल लग रहे हैं। अमूमन देखा जाता है अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ 1 फल दिखने का, या फिर मैक्सिमम 2 फल आपको दिखेंगे। इससे आपका एवरेज उत्पादन मिलेगा। लेकिन आपको उत्पादन 2 से 3 गुना तक एक्स्ट्रा लेना है तो क्या करना है, कुछ स्टेप लेने हैं। उसके बाद में आपको 2-3 फूल दिखने को मिलेंगे, यानी कि उत्पादन आपका सीधा 1.5 से 2 गुना तक हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज में आप पहुंचे, सबसे पहले आपको एक स्प्रे निकालना है NPK 1261-0 का। शेड्यूल बना लीजिएगा। जैसे आपकी फसल 40 दिन की स्टेज में आती है तब आपको देखना है, फसल स्ट्रेस में भी नहीं जानी चाहिए। फूल ड्रॉप क्यों होते हैं, स्ट्रेस की वजह से होते हैं, या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं, मौसम बदल रहा है तो होते हैं, या कुछ खाद उर्वरकों की कमी है उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक आपके फूल ड्रॉप हो जाते हैं। फल कितने बन रहे हैं, कुछ बीमारियां भी आ जाती हैं, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, NPK 1261-0 का एक स्प्रे निकाल दिया। जैसे 40 दिन हुए, आज अपने एक NPK 1261-0 का एक स्प्रे निकाल दीजिए। डोज मैंने आपको बता दिया, 80 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। उसके 2 दिन बाद में आपको NPK 05234 इसका स्प्रे निकाल देना है। उसके 2-3 दिन बाद में आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन कर देना है। बोरोन आप स्प्रे से भी ले सकते हैं या फर्टिगेशन में भी दे सकते हैं। बोरोन की मात्रा रखें 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा रखें 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, ये कर दें। उसके बाद में अगर फसल मतलब थोड़ा मौसम क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आप जो सीवीड खाद आती है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी आपको एक स्प्रे ज़रूर निकाल देना चाहिए। ये अगर आप करेंगे
तो ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगी, यानी ब्रांच भी निकलती रहेंगी, ग्रोथ भी बनी रहेगी, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी और फूल भी आपको ज़्यादा से, क्योंकि ब्रांच जितनी ज़्यादा निकलेंगी आपको फल फूल उतने ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब कि 40 से 50 दिन के अंतराल में, यानी कि इन 10 दिनों में ये आपको कर लेना है। NPK 1261, NPK 05234, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन, ये आपको कर लेना है। अब आपको देखना है क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको, यानी कि फूल भी ठीक बन रहे हैं, झड़ तो नहीं रहे हैं, मतलब एक छोर पे 3-4 फल लग रहे हैं या 2-3 फल लग रहे हैं, सफिशिएंट है और मतलब कोई समस्या नहीं है। सारी मतलब जो जरूरी खाद थे वो आपने दे दिया। अब भी अगर आपको दिख रहा है कि फूल बन रहे हैं, झड़ रहा है, ऐसा दिख रहा है, या फिर अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, कि डालियाँ ज़्यादा ऊपर बढ़ रही हैं, मतलब ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रही हैं और फूल आपको कम देखने को मिल रहे हैं, तब आपको समझ जाना चाहिए कि जो खाद उर्वरक आपने दिए हैं और अब दे रहे हैं वो सिर्फ बढ़वार में जा रहे हैं, प्लांट उनको अपने काम में ले रहा है, फल फूलों को कम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उस खाद को डाइवर्ट करना है फल और फूलों की तरफ। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है जिब्रेलिक एसिड 0.001%, ये आप ले सकते हैं। इसके लिए आप सुमिटोमो कंपनी की हुस्सी आती है वो ले सकते हैं। इसका आपको ज़्यादा डोज नहीं रखना है, सिर्फ 20 से 25 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से एक स्प्रे आपको निकाल देना है। आपकी फसल की ग्रोथ वापस सही हो जाएगी, फिर से आपको फल फूल अच्छे देखने को मिल जाएंगे, ये आपको करना है। बाद में फिर से आपको NPK 1261, NPK 05234, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोन और आपका जो जिब्रेलिक एसिड की जरूरत हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। बाद में अब करते हैं सबसे जरूरी टॉपिक पर। फसल भी काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो हो गई और उत्पादन भी हमें मिल रहा है, मतलब काफ़ी अच्छे फल फूल आ रहे हैं, फल लग भी गए, लेकिन अब हमें उस उत्पादन को बचाना है। किससे? सुंडी से। सुंडी का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है उस समय पे, और सुंडी का अटैक फ्लोरिंग स्टेज में हो जाता है। बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, फल भी खराब करती है और फूलों को भी डैमेज कर देती है शुरुआती स्टेज में। तो उस स्टेज में आपको क्या लेना है, एमामेक्टिन बेंजोएट, इसका स्प्रे निकाल सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की अम्प्लीगो, ये आप ले सकते हैं। इससे आपके रस चूसने वाले कीट भी कंट्रोल में रहेंगे और सुंडी का कंट्रोल भी आपको काफ़ी हद तक देखने को मिल जाएगा, ये आप कर सकते हैं। बताए गए तरीके से आप बैंगन की खेती कर सकते हैं और आने वाले सीजन में काफ़ी जोरदार कमाई बैंगन की फसल से कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।